नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पोलराइज्ड मैस्कुलिन और पोलराइज्ड फेमिनिन एनर्जीज़ की। ये सवाल मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि ये कैसे पता चलेगा कि मैं मैस्कुलिन हूँ या फेमिनिन हूँ, या वो मैस्कुलिन है या वो फेमिनिन है जिसकी भी बात हो रही है, कि इसमें कौन सी एनर्जी है ज़्यादा है, इसका कैसे पता चलता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्विन फ्लेम्स में दोनों एनर्जीज़ होती है बाय बर्थ। फिर धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द प्रोग्रामिंग, बिकॉज ऑफ दुनिया में जो भी चल रहा है, जो भी उनको सिखाया जाता है, जिन परिस्थितियों का वो सामना करते हैं, जिन दुर्घटनाओं का भी वो सामना करते हैं, लाइफ में बहुत सी ऐसी इवेंट्स आते हैं, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स आते हैं, सैड इवेंट्स आते हैं, जिसके बाद जिस तरह की उनकी परवरिश हुई होती, स्कूल, कॉलेज, घर, परिवेश, एनवायरनमेंट, जो भी उसको मिलता है बच्चे को, वो धीरे धीरे एडल्ट बनता है। पहले तो प्यूबर्टी में जाता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में। और ये देखा जाता है आमतौर पे कि ट्विन फ्लेम्स को हमेशा प्यार की तलाश होती है, और उनमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, वो निकल भी जाते हैं दुख से। तो प्यार की तलाश में उनको लगता है कि अब ये मेरा प्यार है, अब ये प्यार है, अब वो प्यार है। और ऐसा कई दफ़े होता है उनके साथ। कई बार उनका रिलेशनशिप अच्छा भी चल जाता है, स्मूथ भी चल जाता है किसी के साथ, पर दिल से वो ये जानते हैं कि मैं इससे प्यार नहीं करता या करती, मैं इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में केवल और केवल इसलिए हूँ क्योंकि ये सोसाइटल तौर पे अच्छा है, अच्छी है। मतलब कि पब्लिक या सोशल सेटअप में अगर मैं इस व्यक्ति को ले जाता हूँ या ले जाती हूँ, ये किसी भी जेंडर, ये जेंडर न्यूट्रल है जो भी कंटेंट मैं बना रही हूँ। तो मान लीजिए आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन है, अभी ये वो स्पेसिफिक पर्सन है जिनको आपने चुना तो है, लेकिन आप प्रेम नहीं करते उनसे, बट आपने केवल इसलिए चुना है ऊपरी चीज़ें देख के कि नौकरी अच्छी है, दिखने में स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, या घर वाले बहुत पसंद कर रहे हैं उनको। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि बिल्कुल ही अजीबोगरीब पार्टनर्स ढूंढना ट्विन फ्लेम्स की आदत होती, नहीं। कहने का मतलब है कि वो सच्चे प्यार को फॉलो करते हैं, सच्चे प्यार में बिलीव करते हैं, तो वो किसी से इस रीज़न पे साथ नहीं रह सकते कि यार इसमें ये 10 क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं जो मटीरियलिस्टिक लेवल से बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी फील नहीं करता या करती। कई दफ़े ऐसा भी होता है कि किसी को कोई व्यक्ति मिल जाता है, पसंद आ जाता है, रिलेशनशिप भी हो जाता है, बट मन में दोनों के एक डाउट रहता है कि पता नहीं हमारा आगे कैसे चलेगा। ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति ऐसा ना हो, ये भी होता है कि कई लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद रनर रह चुके होते हैं दूसरे रिलेशनशिप्स में, और जब वो सेपरेशन में जाते हैं और इनर वर्क करते हैं, तो जिनके से वो भाग रहे होते हैं, जिनसे रनिंग कर रहे होते हैं, उनको फिर वो वापस खुद कांटेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, अपोलोजाइज भी करते हैं, मिलते भी हैं, या दोबारा रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। और उस तरफ जो व्यक्ति होता है जिसने भी, आप कह सकते हो कि उनको छोड़ ही दिया होता है एक तरह से, मतलब मन ही मन उसको भी ये लगता है कि यार ये व्यक्ति तो मेरे साथ है ही नहीं, तो मैं क्यों ना अपना दूसरा जीवन किसी और के साथ नया जीवन बिताऊं। नया जीवन बिताने के बाद उनका भी वो चलता नहीं, ना शादी चलती है, ना रिश्ता चलता है, तो फिर वो भी ये सोच के मजबूर हो जाते हैं कि वो क्या डोर थी हम दोनों के बीच में जिसने हम दोनों को बांधा था। ये तो रोमांटिक बातें हो रही हैं, सारी रोमांस की बातें हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे अनकंडीशनल लव की नदी में या उसके सागर में और डीप जाते हो और गोते खाते हो, तो आपको पता चलता है कि जो अनकंडीशनल लव है ये चारों तरफ है। ये हर रिश्ते में होता है, ये हर दोस्ती में होता है, ये आपके काम में होता है। ये आपको इतना ऊंचा बना देता है, इतना ऊपर ले जाता है डायमेंशनली भी, कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि उस व्यक्ति से जिस वक्त मैं कन्फ्यूजन में था या थी, तो क्यों था वो, क्योंकि शायद उस वक्त मुझे प्यार की परिभाषा का पता ही नहीं था। तो मन में एक डाउट था कि शायद ये सच्चा प्यार नहीं है। कई ऐसे लोग मैंने देखे ट्विन फ्लेम जर्नी में जो रनर्स तो होते हैं, पर किसी और पार्टनर के पास नहीं जाते हैं, किसी और व्यक्ति के पास नहीं जाते। वो अपने करियर में, पैसा कमाने में, मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स करने में ही इतना डूब जाते हैं, इतना घुस जाते हैं उसमें, कि फिर वो कहते हैं कि अब मुझे कुछ और करना नहीं, मेरे को रिलेशनशिप में अब जाना नहीं, मुझे अपना ही जीवन आगे बनाना है, खुद को सशक्त करना है। तो कई बार जब वो इस तरीके का सेल्फ लव दिखाते हैं, तो उसकी वजह से भी, क्योंकि सेल्फ लव भी एक प्योर चीज़ होती है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वो सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सेल्फ लव में और ईगो में बहुत अंतर है। ईगो बहुत अलग चीज़ है, उसके बारे में मैं अभी उस जोन में ही नहीं हूँ कि मैं उस चीज़ के बारे में सोचूं, क्योंकि वो कोई इतनी अमेजिंग चीज़ नहीं है सोचने वाली। बट ये कह सकते हो कि ईगो बिल्कुल फॉल्स है, झूठ है, बंडल है, बकवास है,
जो भी ईगो वाले लोग आपको दिखाते हैं ना दुनिया में, वो कुछ भी सही नहीं है। वो कहीं से किसी एंगल से ईगो में जो होते हैं वो कभी खुश होते ही नहीं, हो ही नहीं सकते। मैं खुद ईगो वाली दुनिया में रह चुकी हूँ, मेरी भी ईगो डेथ हुई है, तो मुझे पता है कि जब मैं लिम्बो में थी, जब मैं सिर्फ अपनी एक आइडेंटिटी को ही सत्य मानती थी, तो मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। भले ही उस वक्त मटीरियलिस्टिकली आई वॉज डूइंग वेरी वेल। बीच में एक फेज़ आता है सेपरेशन का। ये तो हो गई रनर्स की बात। फिर आ जाते हैं चेजर्स पे। चेजर्स भी वही व्यक्ति होते हैं जिनको प्यार की तलाश होती है। उनको कोई थोड़ा सा भी प्यार का लॉलीपॉप दिखा दे या थोड़ा सा भी प्यार से रिलेटेड कुछ बोल दे, थोड़ी सी भी अश्योरेंस मिल जाए, तो बेचारा चेजर जो होता है, उसको मैं इसलिए बेचारा कहना चाहती हूँ क्योंकि चेजर्स, रनर्स और चेजर्स एक्चुअली सेम ही होते हैं, बहुत तरीक़ों में सेम ही होते हैं वो दोनों, बट उन दोनों के जो पर्सपेक्टिव होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। चेज़र को ये लगता है कि कोई मुझे थोड़ा सा भी दिखा दे प्यार तो मैं उसको पूरा उड़ेल दूँ उस पर अपना सारा। और रनर्स को होता है कि नहीं, मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कोई ऐसा जिसको मैं कर सकूँ। अब थोड़ी सी सुनने में अजीब सी बात है, लेकिन आप देखिए, कोई प्यार देना चाहता है और दूसरा लेना नहीं चाहता, वो भी देना ही चाहता है। और कोई ऐसा है जो सिर्फ चाहता है कि थोड़ा सा मिल जाए तो फिर मैं इतना सारा दिखाऊं, क्योंकि उनको एक एश्योरेंस चाहिए कि वो थोड़े से की एश्योरेंस चाहिए, वो कमिटमेंट, मेरे ख्याल से उसकी उन्हें एश्योरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। फिज़िकल वैलिडेशन तो एक अलग चीज़ है, पर सोशल वैलिडेशन और पब्लिक वैलिडेशन चेजर्स को बहुत चाहिए होती है। सो बेसिकली दोनों को कान पकड़ना है, एक को ऐसे पकड़ना है और एक को ऐसे पकड़ना है या ऐसे पकड़ना है, पर कान दोनों को पकड़ना है। और यही इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों कहते ही एक जैसी बातें ही हैं, बट उनका जो अप्रोच है बहुत अलग होता है। चेजर्स वो लोग भी आ जाते हैं जिनको इग्नोर किया जाता है बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, हम लोग भी बचपन में गेम खेलते थे, पोशम भाभी पोशम पा। एनीवे, सो चेजर्स और रनर्स की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि उनको भी कई रिलेशनशिप्स तक और कई सारे सिचुएशंस और एक्सपीरियंसेस के बाद उनको धीरे धीरे समझने आने लगता है कि ट्रू लव आखिर होता क्या है। तो दोनों के लिए टाइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो समय बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दोनों की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में। इसीलिए कई लोग जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि गिव इट सम टाइम। जब तक आप समय ही नहीं दोगे तब तक कैसे चलेगा। समय ही आपको अब सब कुछ सिखाएगा, आपको हील भी करेगा। और सबसे बड़ी चीज़, समय आपको ये बताएगा कि सेपरेशन एक इल्यूजन है। जिन लोगों के साथ आपने काफ़ी इंटीमेट समय बिताया हो और फिर किसी कारण से आप उनसे दूर हो गए हो या वो आपसे दूर हो गए हो, तो मेरे ख्याल से ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम है या एक ह्यूमन सिचुएशन है जो कि वेरी मच पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि ये इम्पॉसिबल है। कई बार लाइफ एंड डेथ में हमें ज़रूर लगता है कि यार ये बंदा कैसे चला गया, इसका जाना तो इम्पॉसिबल था। जब कोई बहुत गुड लुकिंग, हैंडसम, बहुत सक्सेसफुल या ब्यूटीफुल, बहुत पॉपुलर कोई व्यक्ति एकदम से गुजर जाता है तो लोग कितना हैरान होते हैं, क्योंकि वो उनको एक तरह से इमॉर्टल की तरह देखने लग जाते हैं। या कई दफ़े हम भी यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी लोग आएंगे वो तो हमेशा ही रहेंगे हमारे साथ। हम कभी नहीं सोचते कि वो शायद जा सकते हैं या फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। और अचानक से जब वो लोग चले जाते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है। काफ़ी दिनों तक हम ठीक नहीं हो पाते, लेकिन फिर इवेंचुअली हम ठीक हो जाते हैं। जब बात समझ में आने लग जाती है, जब थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, अपने आसपास देखते हैं, तो बात समझ में आने लग जाती है कि हाँ, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो ट्विन फ्लेम की जर्नी में क्या होता है कि जब चेजर्स को ये लगता है कि बस अब मुझे सच्चा प्यार चाहिए और रनर्स को भी लगता है कि बस अब मुझे सच्चा प्यार चाहिए, और वो दोनों एक दूसरे से आमने सामने हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी भिड़ंत होती है। जिस भिड़ंत को ये लोग भूल जाते हैं, ये सब जानते हैं एक्चुअली, पर सब भूल जाते हैं। बहुत से लोग मुझे लिखते हैं कि दैट पर्सन डिड दिस टू मी, डिड दैट टू मी, उन्होंने मुझे 6-7 साल तक ऐसे ट्रीट किया फिर छोड़ दिया। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि यार वो 6-7 साल तुम्हारे साथ भी तो थे। वो 6-7 साल कोई भी इंसान किसी के भी साथ 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे तो नहीं बिताता। दोनों तरह से कुछ होता है तभी बिताता है। अब अगर वो उन 10 सालों में या 6 सालों में आपको तंग कर रहे थे, आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, आपको दुखी कर रहे थे, या जो भी जिस तरह की त्रासदी वो आपको दे रहे थे, वो उस वक्त आपको याद थी। लेकिन आज जब वो आपके जीवन में नहीं रहे हैं तो अब आपको वो सारी त्रासदियाँ याद नहीं आ रही हैं, आपकी इनकम्पैटिबिलिटी याद नहीं आ रही हैं, आपके चेंजेस
ऑफ मूड स्विंग्स और आपके चेंजेस ऑफ ओपिनियंस भी याद नहीं आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े याद नहीं आ रहे हैं, आपको वो सारी बुरी बातें, नेगेटिव बातें जिसकी वजह से आप साथ रह के भी साथ नहीं थे, वो याद नहीं आ रही हैं। बस आपको एक सेपरेशन याद आ रहा है, या जो कहते हैं ना अंतिम नेल इन द कॉफिन आपको लगा, वो आपको याद आ रहा है। क्योंकि अगर आप वो सारी चीज़ें, पुरानी बातें ढंग से याद करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपको भी एक ब्रेक की बहुत सख्त ज़रूरत थी और आप ज़िद पे अड़ गए थे और वो ब्रेक लेना ही नहीं चाहते थे। रनर्स को भी ब्रेक की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन वो गलती ये कर देते हैं कि एक प्रॉपर ब्रेक लेने की जगह वो कहीं और पर पहुँच जाते हैं। जाना होता है कहीं और, जाना था जापान पहुँच गए चीन, समझ गए ना, ये इनके साथ हो जाता है। जाना था जापान और पहुँच गए चीन, दोनों में बहुत बड़ा जापान और चीन में बहुत फ़र्क है। तो उनको भी ये चाहिए होता है कि यार मैं थोड़े दिन अकेले रहूं और जो प्रॉब्लम्स मेरे रिलेशनशिप में है या मेरी सिचुएशंस में है पहले उसको ठीक करूं। अब इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उनका रिश्ता नहीं चल पा रहा, क्योंकि कोई भी आदमी या औरत, कोई भी जो इंटेलिजेंट होता है ना, वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं हमेशा। तो ये सब सोचने के बावजूद और ये जानने के बावजूद कि ये सबसे बड़ा कारण है मेरे रिलेशनशिप के फॉल आउट का या मेरी सिचुएशन जो आज ऐसी हो गई है उसका, तो सबसे पहले मैं इसी को ठीक करूं। बट वो ठीक ना करके फिर वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या तो वो किसी और की बाहों में गिर जाते हैं या फिर किसी और तरह के दुख में या किसी और दुविधा में फंस जाते हैं, और फिर या तो कार्मिक इंटेंगलमेंट, कार्मिक जॉब, कार्मिक करियर, कार्मिक लाइफस्टाइल में घुस जाते हैं, या फिर कार्मिक रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। खुद से भी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, उलझते हैं, और दूसरों से भी करते हैं जो उनका कोई शुभ चिंतक अगर कोई ढंग की बात समझाता है तो समझते ही नहीं है, बार बार उसी पॉइंट को उठाते रहते हैं कि नहीं ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ज़िद पे अड़ जाते हैं बेसिकली, क्योंकि वो भी सत्य से भाग रहे हैं और चेज़र जो है वो सत्य को कैच ही नहीं कर रहा, वो इल्यूजन को कैच करे जा रहा है। जब तक ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं हो जाते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं हो जाते, एक फिजिकल सेपरेशन जोन में नहीं जाते हैं, तब तक वो दोनों व्यक्ति जो एक दूसरे को एक सेपरेशन फेज में ही देखते आ रहे हैं, या लड़ते झगड़ते या रनर चेजर में, जो जैसे भी, उनको सडनली एक टाइम बाद में मिलता है। वो एकदम से नहीं मिलता, बट धीरे धीरे उनको वो मिलने लग जाता है कि हाँ, I need to be on my own, I need to be in my own zone, I need to be in my own world, and then they start gradually they start understanding things better कि असली प्यार क्या है, असली रिश्ता निभाने का मतलब क्या है, और मुझे क्या करना चाहिए, अब आगे मेरा क्या जोन होना चाहिए। मतलब वो धीरे धीरे फिर इनर वर्क और असेंशन की तरफ चले जाते हैं। अब आते हैं इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली कड़ी पे, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी कि आप पोलराइज्ड मैस्कुलिन है या पोलराइज्ड फेमिनिन है, इसका पता आपको कैसे चलेगा। तो रनर्स के अंदर जो क्वालिटीज़ देखी जाती हैं वो ज़्यादातर पोलराइज्ड मैस्कुलिन में देखी जाती हैं, और चेजर्स में जो क्वालिटी देखी जाती है वो पोलराइज्ड फेमिनिन में देखी जाती है। लेकिन वो जो फेमिनिन एनर्जी है उसी के द्वारा, उसी के थ्रू कुंडलिनी जागृत होती है, क्योंकि कुंडलिनी खुद भी एक फेमिनिन एनर्जी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है इस चीज़ को समझना कि जो लोग रनर्स होते हैं ज़्यादातर वो बहुत एनालिटिकल होते हैं, बहुत मैथमेटिकल होते हैं, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं अपना, क्योंकि वो पोलराइज्ड मैस्कुलिन के वो ट्रेट्स हैं। इवन रनिंग भी आप कह सकते हो, वो एक ट्रेट है पोलराइज्ड मैस्कुलिन का, एस्केप करना, निकलना, क्योंकि उनको जो बेस्ट सोल्यूशन लगता है उस वक्त वो उसको फॉलो करते हैं। पोलराइज्ड फेमिनिन होती है, बहुत इमोशनल होती है, दुखी हो जाती है जल्दी, सेंसिटिव होती है, काफ़ी वेटिंग एनर्जीज़ में चली जाती है। जो एक तो ऐसा जो वेट करता ही नहीं, और दूसरा जो ऐसा है वो वेटिंग करती रहती है, करता रहता है, जिसमें भी वो एनर्जी है। और फिर दोनों के अंदर आ जाता है कि यार ये वेटिंग करने में और ये जो दौड़ में लगा रहा हूँ या दूसरी जगहों में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसमें कुछ भी हासिल नहीं होता। ये धीरे धीरे उनको बाय एक्सपीरियंस पता चलता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम वर्ल्ड में जो रनर चेजर आप एक प्रत्यक्ष रूप में एक रिश्ते में किसी में देखते हैं, किसी के भी साथ हो सकता है, फ्रेंड के साथ हो सकता है, बॉस के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, बॉस के साथ हो सकता है, फ्रेंड के साथ हो सकता है, पति पत्नी के बीच में हो सकता है, और अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रनर चेजर डायनामिक हो सकता है, और बहुत सी चीज़ों में भी आता है। लेकिन जिसके साथ भी आपका ये होता है उनके साथ आपका एक अजीब सा रिश्ता होता है, पुश एंड पुल का,
और वो पुश एंड पुल बहुत इरिटेटिंग होता है कई लोगों के लिए, पर वो उसको किसी ना किसी तरीके से चलाते रहते हैं कुछ समय तक। फिर एक ऐसा समय आता है कि वो पुश एंड पुल भी चल नहीं पाता। तो फिर एक व्यक्ति जो होता है जिसकी मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रांग होती है उस वक्त, वो मैस्कुलिन वाले सारे काम करता है, और जिसकी फेमिनिन स्ट्रांग होती है वो फेमिनिन वाले काम सारे करता है या करती है। तो फिर दोस्तों इस बात को कुछ ऐसे समझिए कि जो मैस्कुलिन और फेमिनिन ये जो मैस्कुलिन और फेमिनिन का जो रोल रिवर्सल है, ये हर इंसान के अंदर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो आता जाता रहता है। मतलब एक व्यक्ति होता है, उसी में ये रनर चेजर डायनामिक होती है, और उसी में ये एक कह सकते हैं क्वालिटी होती है, या जब तक वो ब्लेंडेड एनर्जीज़ में नहीं जाते ऐसा होता है कि वो कभी मैस्कुलिन का रोल करते हैं और कभी फेमिनिन का। अपने जीवन का कुछ हिस्सा वो पोलराइज्ड मैस्कुलिन के रूप में बिताते हैं, और तब वो भी एक रनर ही होते हैं, और अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा सेम इंसान फेमिनिन पोलराइज्ड फेमिनिन के रूप में भी बिताते हैं, जिस टाइम वो अकेले रहना पसंद करते हैं, सॉलिट्यूड में रहते हैं, इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। जैसे जैसे आपकी असेंशन जर्नी रंग दिखाने लगती है, कई बार एक ही दिन में आप इस रनर चेजर डायनामिक से बहुत दफ़े गुजरते हो, और कहीं ना कहीं आप ही के ये दो रूप आपको दिखाते हैं कि डुअलिटी का असली मतलब क्या होता है। तो फिर दूसरों में भी तो ये हो सकता है ना, ऐसा आप सोचते हो। और कईयों में एक एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग वैसे की गई होती है, और कईयों में फेमिनिन बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग ऐसे की गई होती है, उन्हें बचपन से सिखाया होता है। और जब ये प्रोग्रामिंग इम्बैलेंस होती है तो ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और जब यही प्रोग्रामिंग विकृत हो जाती है तो टॉक्सिक फेमिनिन और मैस्कुलिन के रूप में नज़र आती है। और दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्यों हम लोगों को ये सारी एनर्जीज़ देखनी पड़ती है, कार्मिक एनर्जी, फॉल्स ट्विन एनर्जी, ट्रू ट्विन एनर्जी, उसके बाद सोलमेट एनर्जी, और जैसा मैंने कहा रनर चेजर डायनामिक, दोनों चीज़ें, और टॉक्सिक मैस्कुलिन और टॉक्सिक फेमिनिन। जब कोई दूसरा हमारी खुशहाल ज़िंदगी में आके एक बवाल क्रिएट कर देता है और हमारे को हमारे सुख से वंचित कर देता है, तब हमको और ज़्यादा ये चीज़ फील होने लगती है कि यार ये टॉक्सिक फेमिनिटी और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी होता है एक्चुअली, क्यों मेरी ज़िंदगी में जहर घोल रही है, कहाँ से आ रही है। तो जब आप इनर वर्क करते हो तो धीरे धीरे आप परत बाय परत, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं या एक प्याज होता है जिसमें इतनी सारी परतें होती हैं, एक परत तर परत जब आप उसको खोलते जाते हो तो धीरे धीरे आप उसके बीज तक पहुंच जाते हो, उसके सेंटर तक पहुंच जाते हो। फिर आपको समझ में आता है कि अरे ये तो एक ही है, यहाँ पे एक ही है, कुछ और है ही नहीं। तो आपको समझ में आता है कि ये सिर्फ जो बाहरी परतें हैं। अब क्योंकि मैंने एक अनियन का और एक रोज़ का एग्जाम्पल लिया, तो ये तो टोटली आप देखिए नेचर डिवन तो आप देखिए ये तो टोटली नेचुरल है, इसको भगवान ने ऐसे ही बनाया। सोर्स ने जब पृथ्वी बनाई, कुदरत बनाई, तो कुदरत ने फिर ये सारी चीज़ें ऐसे ही बनाई हैं जैसे मैंने अब आपको बताया। तो क्या ये गलत है कि किसी में लेयर्स हैं और फिर एक डेप्थ है? तो उसी तरह से हर इंसान के अंदर भी पर्सनालिटीज़ होती हैं, लेयर्स होती हैं, उसकी पर्सनालिटीज़ की लेयर्स होती हैं, उसके अंदर बहुत से गुण होते हैं, बहुत से अवगुण भी होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। इन्हीं सब का मिश्रण एक इंसान होता है। एक फेमिनिन एनर्जी होती है, मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है, इन सब को जोड़ जाड़ के एक बंदा बनता है। पर जब वो सिंगुलैरिटी में चले जाता है, जब आप गुलाब बन जाते हो या आप एक प्याज के रूप में, मैं आपको जैसे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ लेयर्स के फॉर्म में, जैसे मैंने प्याज का एग्जाम्पल दिया, उसमें इतनी लेयर्स होती हैं, लेकिन जो उसकी मेन जड़ होती है वो अंदर होती है। उसी जड़ को जब कोई प्याज प्लांटेशन करता है, क्योंकि मैं किचन गार्डन में सब्जियां लगाती हूँ ना, तो मैं सब्जियों को भी बहुत ध्यान से देखती हूँ कि यार ये कैसे इनका होता है जर्मिनेशन। तो देखा जाता है कि वो आगे पीछे की जो लेयर्स होती है ना, उससे प्याज नहीं निकलता नया। जो मेन जहाँ पे जड़ होता है, जहाँ पे बीज होता है, वहाँ से वो निकलता है, वहाँ से वो अंकुरित होता है और फिर न जाने कितने और अपने जैसों को जन्म दे देता है। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति में, जैसे गुलाब का फूल है, तो आप गुलाब के फूल को, जैसे कोई व्यक्ति भी किसी गुलाब के फूल की तरह होता है, उसमें कांटे भी होते हैं और उसमें खुशबू भी होती है। उसकी लेयर से हम उसको नहीं पहचानते, हम उसके पूरे रूप से उसको पहचानते हैं। अगर उसका वो बल्ब भी नहीं होगा, जो मेन बल्ब होता है जिसमें सारे बीज छुपे हुए होते हैं, अगर आप किसी रोज़ को देखते हैं तो उसमें एक मेन बल्ब होता है,
और उसके चारों तरफ लेयर्स होती हैं। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि वो गुलाब तो पूरा ही गुलाब है ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि उसका कांटा उसका गुलाब का हिस्सा है सिर्फ, या उसकी स्टेम गुलाब है सिर्फ, या उसकी पंखुड़ियाँ गुलाब है। गुलाब इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. A rose is a combination of all the other elements. Similarly, a person is a combination of all these other things, and that itself is singularity. To see all of these different, इन सारी अलग अलग खंडित चीज़ों को जब हम एक साथ देखते हैं तो हम सिंगुलर एनर्जीज़ में आते हैं. तो हमको अपने फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करना है. जिसे हो सकता है हम फ्लॉ कहते हो, कोई और फ्लॉ ना समझे. अब कोई कह सकता है किसी बच्चे को कि तुम कितना बोलते हो, लेकिन वही बच्चा अगर बड़े होकर रेडियो जॉकी बन जाए या कमेंटेटर बन जाए तो वो फ्लॉ ही उसका बहुत बड़ा बेस्ट फ्रेंड बन गया और उसको नाम, ख्याति, पैसे सब दिला दिए. तो सब आपके परसेप्शन पे है, सब कुछ. रनिंग भी, चेजिंग भी, पोलराइज्ड मैस्कुलिन भी, फेमिनिन भी. खुद को जितना ज़्यादा आप ब्लेंडेड करने की कोशिश करोगे. और कई जो मैस्कुलिन्स होते हैं, कई जो रनर्स होते हैं, वो चेजर्स से इसलिए भी दूर भाग रहे होते हैं क्योंकि चेजर्स के कुछ गुण उनको ऐसे अवगुण की तरह दिखने लग जाते हैं. जैसे कि ये एक औरत आदमी का फ़र्क भी उनको बहुत ज़्यादा दिखने लग जाता है कि ये पुरुष है तो ये ऐसा है, ये महिला है तो ये ऐसी है. और कई लोगों को महिलाओं से बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग ऐसी की होती है. तो जब वो किसी ऐसी फेमिनिन से मिलते हैं कि ऐसी वुमेन से मिलते हैं जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ बहुत स्ट्रांग होती है, जिन क्वालिटीज़ को उन्हें आप कह सकते हैं परसेप्शन के थ्रू या प्रोग्रामिंग के थ्रू ये बताया गया होता है कि ये गलत क्वालिटीज़ हैं, तो वो पूरी की पूरी महिला को, पूरी पूरी औरत को गलत देखने लग जाते हैं. तो धीरे धीरे ही उनको समझ में आता है. फिर जब वो किसी टॉक्सिक वुमेन के साथ रहते हैं तब उन्हें समझ में आता है अच्छी लेडी क्या होती है, अच्छी लड़की क्या होती है. सेम होता है एक वुमेन के साथ, उसकी लाइफ में बहुत अच्छा बंदा होता है पर उसको पता ही नहीं होता है कि अच्छा होता क्या है. तो वो इतने सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप करती है, फिर फाइनली पता चलता है कि यार यही अच्छा था. पर कई लोगों के साथ ऐसा होता है जो उन्हें शुरुआत में मिलते हैं वो अच्छे नहीं होते, जो बाद में मिलते हैं वो अच्छे होते हैं. तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके इनर वर्क पे. जैसे जैसे आपका इनर वर्क अपनी चरम सीमा पे जाता जाएगा, अपने पूर्ण रूप में आता जाएगा, धीरे धीरे आपको बहुत सारे चेंजेस नज़र आने लगेंगे खुद में भी, और कैसे आप चीज़ों को परसीव करते हो उसमें भी. आप कुछ भी फेक नहीं कर पाओगे, नाटक नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटीड कह सकती हूँ. और एक तरफ तो आप नाटक नहीं भी कर पाओगे और दूसरी तरफ आप दुनिया का जो ये नाटक है, दुनिया का जो सर्कस है, दुनिया का जो तमाशा है, इसे भी इंजॉय करोगे. हो सकता है इसमें पार्टिसिपेट ना करो बट इंजॉय ज़रूर करोगे, एक एंटरटेनमेंट की तरह उसे देखोगे. तो ये रोल रिवर्सल होता है और इसीलिए ये फिजिकल फॉर्म में भी, कई दफ़े रिलेशनशिप्स के फॉर्म में भी ये रनर चेजर डायनामिक के रूप में दिखाई देता है कि कोई जो चला गया वो आ जाता है, फिर जो यहाँ बैठा होता है वो रूठ जाता है कि अब भैया तुम तो चले गए, तुमने मुझे मनाया नहीं, चलो भाड़ में जाओ. फिर वो मनाता ये मानता नहीं है. फिर फाइनली जब ये मानने लग जाता तो फिर वो रूठ जाता है कि अब तुमने तो इतने दिन हो गए माने नहीं, अब तुम भी भाड़ में जाओ. तो ये कई दफ़े वो रोल रिवर्सल भी होता है, जैसा कि हर इंसान के अंदर होता है. कभी वो फेमिनिन एनर्जी में बिहेव करता है और कभी मैस्कुलिन में. पर अगर ये विकृत होती है तो इसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है. और ठीक वो होगा अगर यूनिवर्स में आ गया वन इन मैनी. जहाँ पे वन इन मैनी है तो ये जो एक है, जो सिंगुलर है, जो वन है, सबका मालिक एक, जैसे साईं बाबा कहते हैं वन लव, वन गॉड. हर मास्टर कहते हैं वन, एवरीथिंग इज़ वन. एक नाम जपो, एक नाम जपते चलो श्री राम राम राम. तो ये जब आप इस एक में चले जाते हो ना तो उसके बाद आपको फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि इस एक तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी सारी सोल्स का, कितने सारे लोगों का, कितने सारे एक्सपीरियंस का मुझे अनुभव करना पड़ा, तब जाके मुझे यूनिवर्स. तो ये यूनिवर्स की थीम है, वन इन मैनी. यहाँ पे हम बहुत लोगों के थ्रू इस एक तथ्य तक, एक सच्चाई तक पहुँचते हैं जिसका नाम है लव. जी हाँ, लव, अनकंडीशनल प्योर लव. ये अनकंडीशनल वर्ड हमें जोड़ना पड़ता है. ट्रू लव, प्योर लव, हमें लव के साथ ट्रू, अनकंडीशनल, प्योर, ये एडजेक्टिव्स लगाने पड़ते हैं क्योंकि इस वर्ड को इतना ओवर यूज़ किया गया और इतनी सारी जगहों में यूज़ कर दिया, इतनी गलत जगहों में लव को यूज़ कर दिया कि अब लव को भी हमें एक्सप्लेन करने के लिए साथ में एक एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ रही है. पर इसको आप थ्योरी से, चलो थ्योरी तक भी अगर आ रहे हो ना, थ्योरी में इतना इंटरेस्ट ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बीज है और आप अनकंडीशनल लव तक पहुंच सकते हो. हाँ, सो ऑन दिस नोट आई विल पॉज दिस सेशन. और आप अगर पर्सनल सेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, थेरेपी करना चाहें तो कर सकते हैं, और आप चाहें तो वॉलेंटियर प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें आपको मुझसे
मेरे से पढ़ने का सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा या मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा। जो भी वॉलंटियर्स करते हैं वही सेम। वर्कअवे से काफ़ी लोग आ चुके हैं मेरे पास, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार वर्कअवे वालों को तो मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन अपनी कम्युनिटी वालों को तो मैं जानती हूँ। कम से कम ये आएंगे तो इनका कुछ फ़ायदा भी होगा और हो सकता है इनको देख के मेरा भी कोई फ़ायदा होए। तो सीखना ही होता है भाई दूसरों से, और सीखने के लिए और सिखाने के लिए फिर हम आते हैं, और ये सीखना सिखाना चलता ही रहता है। हर व्यक्ति स्टूडेंट भी होता है और टीचर भी होता है, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि इसमें भी आपको सिंगुलैरिटी ही नज़र आएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। कई लोग मुझे कहते हैं कि इंडियंस के लिए आप फीस कम क्यों नहीं करते हो। इंडियंस के लिए फ़ीस कम अभी तक मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि मेरे लिए कोई ऐसे इंडियन और वो नहीं है। जस्ट बिकॉज कोई इंडियन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कंसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनत उतनी ही लगती है, टाइम उतना ही लगता है और आपको फ़ायदा भी उतना ही होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3-4 जगहों पे जाते हैं, 3-4 सेशंस लेते हैं, तो एक ही तो बात पड़ जाती है। फिर 3-4 रीडर्स के पास आप जा रहे हो, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है, और फिर उसके बाद आप एक बंदे के पास जाओ और आपको टोटल संतुष्टि मिल जाए, तो आपको और क्या चाहिए फिर। और फिर भी मैं इस टॉपिक के बारे में सोचूंगी ज़रूर, बट मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि अगर मैं इन प्राइसेस को सिर्फ इंडियंस के लिए, जिस चैनल के लिए भी मैं हूँ यहाँ पे हिंदी वालों के लिए, अगर मैं स्लैश करती हूँ तो कितने लोग मुझसे रीडिंग लेंगे, ये आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे मैं ये कर सकती हूँ। 4-5 लोगों के क्वेश्चन पूछने पे मैं कैसे करूँ, आप सोचिए। मेहनत उतनी ही लगनी है, काम उतना ही करना पड़ता है। बस एक खुशी की बात है कि इंडियंस के पास सारी चीज़ें चारों तरफ है, बस वो अपनी आंखें खोल के चश्मा पहन के उसे देख नहीं रहे हैं, देखना नहीं चाह रहे हैं किसी कारण से, वरना आपके पास तो सब कुछ है, सब कुछ है, सारी मेटाफिजिकल नॉलेज, सब कुछ आपके सामने रखा है, बस उसको इस्तेमाल करने की देरी है और फिर अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी बहुत सी बातें जो अभी समझ में नहीं आ रही। तो आई विल सी यू सून इन अनदर वन लव। You can also buy my book In the Name of Love, which is based on the journey of finding your ultimate soulmate. और ये बुक बहुत मैजिकल है, बहुत मिस्टिकल तरीक़ों से मुझे ये बुक लिखवाई थी उस वक्त, और जो भी इस बुक को पढ़ता है वो मुझे कहता है कि हाँ मुझे काफ़ी कुछ फ़ील हो रहा है, मुझे बहुत डाउनलोड्स मिल रहे हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पेपर बैक कॉपी मत खरीदिएगा, क्योंकि वो पुराना वर्जन था, उसमें मैंने कुछ चीज़ें चेंज करी थी 2018 में आके। मुझे नहीं पता था कि पेंडेमिक आने वाला है, कोरोना आएगा, 2020 में वर्ल्ड चेंज होगा। एक इंट्यूशन तो थी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थी कि कुछ होने वाला है। वो मुझे तभी हो गई थी जब मैं मुंबई में थी और मुंबई से यहाँ आई थी वापस, तो मुझे लग गया था कि कुछ तो होने वाला है, ये मुंबई अब सही नहीं रहेगा, इस बॉलीवुड की बैंड बजने वाली, कुछ तो होने वाला है, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन देखिए हर चीज़ ग्रेजुअल होती है। 2018 में मैंने दोबारा बुक को एडिट किया और 2020 में इतने सारे लोगों की अवेकनिंग हो गई, इतने सारे लोग अवेकन होकर एकदम बाहर निकल गए, सड़कों पे आ गए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक है, बट उस वक्त मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्ट 2020 में ही होगा और मार्च के महीने से शुरू होगा, ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि मार्च के महीने से ही नया साल शुरू होता है। इंग्लिश कैलेंडर पे मत जाइए दोस्तों, अपना विक्रम संवत कैलेंडर ही सबसे बेस्ट कैलेंडर है और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट भी है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो ग्रीनविच है वहाँ पे आपका इंग्लैंड में, उसको बना दिया है उन्होंने आपका ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ग्रीनविच को प्राइम मेरिडियन बना दिया है, जबकि असलियत में जो महाकालेश्वर मंदिर है जहाँ पे इंडिया में उज्जैन में, वही महाकालेश्वर, वही जो लाइन है वहाँ पे, वो असली प्राइम मेरिडियन है। तो हमारे जितने भी विक्रम संवत कैलेंडर्स बनते हैं और जितनी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, वो महाकालेश्वर को, उज्जैन को माइंड में रख के जो हमारा कैलकुलेशन है किया जाता है। तो अंग्रेज़ों को तो ये प्रॉब्लम ही था कि जो चीज़ उनको इंडिया की अच्छी लगी, जो चीज़ उनको लगा यार ये प्रोग्रामिंग में बहुत हाथ देती है, साथ देती है, हाथ और साथ दोनों देती है, तो चलो उसको हम अपने उसमें डाल देते हैं। कोई नूर डायमंड मिल गया, लेकर चले गए। ये जितनी भी हमारे यहाँ की नॉलेज है, गुरुत्वाकर्षण से लेकर जो सोलर सिस्टम है, सब लेके चले गए और अपना बना लिया। और अपनी घिसी पिटी बकवास हिस्ट्री जिसमें कोई दम नहीं, कुछ नहीं, कोई नॉलेज ही नहीं है मतलब उनकी। एक्चुअली आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो आप एक स्लेव के सिवाय कुछ बन ही नहीं सकते।
मरते दम तक आप स्लेवरी ही करते रहोगे, क्योंकि उसमें असलियत कुछ है ही नहीं, आध्यात्मिकता के बारे में कुछ है ही नहीं, कोई स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज उसमें दी ही नहीं गई है। अब जब हमारे को दी गई थी पर हमें पता ही नहीं है, हमें भी अब पढ़ा नहीं रहे हैं। वेद हैं, उपनिषद हैं, एक वेद को पढ़ने में पता है कितना टाइम लग जाता है, तो वो पढ़ाते ही नहीं है ना। रामायण को हिस्टोरिकल डेटा बोलते हैं, खुद इंडियंस नहीं बोलते हैं तो बाहर वाले क्या बोलेंगे। और यहाँ पे इतने सारे अब लोग आ चुके हैं, इतने सारे धर्म के लोग हैं, इतने सारे तरह तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं कि एक ग्लोबल पावर ने उसको ओवरटेक कर लिया। ये एक चैनलिंग बनाते हुए कम से कम नहीं तो 10 प्लेन्स यहाँ से उड़ के गए हैं, और ये पूरे दुनिया का हाल है। एयर ट्रैफिक इतना बढ़ गया है पर उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इस दुनिया में इतने रेप्स बढ़ गए हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इतना पोल्यूशन बढ़ गया है, पता नहीं 20-30 साल के बाद लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन कई जगहों पे मैंने देखा कि स्ट्रीट एनिमल्स को लेकर लोग बड़े नाटक करते हैं, बड़े धरने दे रहे हैं, कुछ लोग ये सब कर रहे हैं। जहाँ की एक दुनिया ऐसी है जिसमें इनके लिए क्रिमेटोरियम्स बनाए जा रहे हैं, इनके लिए इतने हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, इनकी सेवा की जा रही है। अब देखिए किसी ना किसी रूप में इस धरती पे, चाहे हम चलो स्ट्रीट एनिमल्स के लिए तो अभी लड़ ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना कितने और रूपों में इस धरती पे जानवरों पे अत्याचार हो रहा है। लेदर से लेके, फर कोट से लेके, जूतों से लेके, बेल्ट से लेके और खाने पीने से लेके हर चीज़ में जानवरों को अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी और क्रूअल्टी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो लोग सिर्फ एनिमल राइट्स के लिए, वो भी स्ट्रीट डॉग्स और कैट्स के लिए या स्ट्रीट काउस के लिए लोग धरने दे रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं। उनके अगेंस्ट भी हो रहा है और उनके फॉर में भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन उन सारे बेजुबान जानवरों का क्या? इतने सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनको टॉर्चर किया जाता है, इतने सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जिनको टॉर्चर किया जाता है। इंसान इतना गिर चुका है अपने सेल्फिशनेस में कि वो किसी भी बेजुबान को, किसी भी अपने से नीचे को जिसे वो कमज़ोर समझता है, उसको वो तड़पाना चाहता है, टॉर्चर करना चाहता है खुद ऊपर होने के लिए। पर मैं आपको कह देती हूँ कि ये जितने भी जानवर हैं, ये जितने भी नेचर के बीइंग्स हैं ना, ये हम लोगों से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं, 1000 गुना। अगर ये अपनी पे आ जाए ना, अपनी पे आ जाए तो ये चील कौवे, ये चिड़िया ही आपको नोच नोच के खा जाएंगी और आपको पता नहीं चलेगा। आपको एज एन जो लोग इनको कुछ भी नहीं मानते, उनकी बात कर रही हूँ। तो किसी को भी कमज़ोर मत समझो, किसी को भी नीचे मत देखो, क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आएगी अब आगे जाके, कुदरत से रिलेटेड ही आएगी। कितनी भी आपदाएं आएंगी, उसका सारा जो कहते हैं, क्रेडिट तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्रेडिट वर्ड इज़ वेरी रॉन्ग, उसका सारा जो कहते हैं ना जिम्मेदारी इन इंसानों पे ही होगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये हो रहा है, इन्हीं के घमंड की वजह से, इन्हीं की सेल्फिशनेस की वजह से। ये प्यार को समझते ही नहीं है, इनको प्यार का मतलब ही नहीं पता। इनको लगता है प्यार का मतलब है सिर्फ पोजेस कर लेना, प्यार का मतलब है बस अपने पास रख लेना, अपना बना लेना, मेरा हो गया तो प्यार है, नहीं तो कुछ नहीं है। और फिर जैसे कि मैंने देखा है कि कई सारी ब्यूटी कॉन्शियस, फैशन की मारी हुई औरतें हैं जो अपने शरीर पे ऐसी ऐसी चीज़ें पहनती हैं जो ऊपर से लेके नीचे तक एनिमल क्रूअल्टी से भरी हुई हैं। देखिए छोटी मोटी चीज़ों की मैं बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे भी एक हिपोक्रिटिकल स्टैंस नहीं लेना यहाँ पे, लेकिन मैं बात करूँगी यहाँ पे कपड़ों की, जूतों की, बेल्ट्स की, बैग्स की, फर कोट्स की, इन मेन चीज़ों की एटलीस्ट अगर हम बात करें। इवन जो पर्ल के नेकलेसेस लोग पहनते हैं, उनको नहीं पता कि वो जो पर्ल निकाले जाते हैं ऑयस्टर में से, उसमें भी ऑयस्टर्स को बहुत ज़्यादा टॉर्चर दिया जाता है कई दफ़े, जब वो आर्टिफिशियली या फिर अननेचुरल तरीक़ों से निकाले जाते हैं। तो नेचुरली अगर आपको कहीं पे पर्ल मिल गया, पहले तो अगर कोई पर्ल एक मिलता था, एक सीपी में से एक मोती भी, तो वो बड़ी बात मानी जाती थी। अब देखिए कितना फैशन का अंधेर आ गया। अरे फैशन करने से कौन रोक रहा है? खुश रहने से कौन रोक रहा है? रिलेशनशिप में जाने से कौन रोक रहा है? हर चीज़ करो, लेकिन किसी और के बारे में भी सोचो। बस इतना ही है ट्विन फ्लेम्स में होने का मकसद। खुद पे आप निर्भर रहिए, खुद में आप प्यार को ढूंढोगे अगर अंदर झांक के। ये प्यार जिसे आप बाहर दर दर भटक भटक के ढूंढ रहे हो, ठोकरें खा रहे हो, दुख उठा रहे हो, बेइज्जतियाँ सह रहे हो, अपमान सह रहे हो, ये सब का सब आपके अंदर ही है। बस एक बार अंदर देखने की देरी है। जब एक बार देखने लग गए और दिखने लग गया, तो फिर सारे जवाब आपको मिल जाएंगे अपने सवालों के। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, देखिए सारे सवालों का जवाब दूँ। सो आई विल सी यू सून इन अनदर वन लव एंड पीस आउट एंड जय श्री राम।